Dear student, today I am discuss about the cell, the unit of a life, chapter 5 in +1 biology, +1 क्लास के लिए +1 बायोलॉजी क्लास +1 है हमारी यहाँ पर। और इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पर सेल बायोलॉजी क्या होती है, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, हम धीरे धीरे इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। पीडीएफ फाइल मैंने मेडिकल स्टूडेंट के लिए सेंड कर दी है ग्रुप के अंदर, तो उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है सेल बायोलॉजी क्या है, सेल थ्योरी क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड सेल वॉल। उसी के हिसाब से और क्लासरूम स्टडी में एनसीईआरटी स्टडी के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी। तो सभी बच्चे नोट्स बना लें, अपनी नोट्स बना के सामने रख लें, अपने पास रख लें और उसके हिसाब से ध्यान से देखें। सेल बायोलॉजी क्या है? दिस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ ए सेल स्ट्रक्चर। हम सेल बायोलॉजी के दौरान सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सेल का फंक्शन कैसे है, जैसे नर्व सेल जो होते हैं वो मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं, मसल सेल चलने में मदद करती हैं, तो आरबीसी जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन गैस की सप्लाई करती है बॉडी के पार्ट में। तो कैसे सेल काम कर रहा है और कैसे सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन। तो सेल बायोलॉजी के दौरान हम तीन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे एक सेल से दो सेल बनते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। हम ये भी कह सकते हैं सेल बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ए सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज ए सेल बायोलॉजी। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल से साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को कंपार्टमेंट के नाम से, चैम्बर के नाम से इस टर्म को लॉन्च किया था। रॉबर्ट हुक ने बताया कि जैसे कोई ट्री है, ट्री का बार्क ले लिया और उस बार्क की उसकी छाल ले ली, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी किया, तो उसमें जैसे हनी बी के जो घर होते हैं, चैम्बर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे चैम्बर या कंपार्टमेंट मिले हमें, जिन्हें बाद में सेल के नाम से जाना जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट की छाल की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से ऐसे मिले हमें चैम्बर, हमें जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने बताया हमें ये। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल किया था, सेल की खोज की थी। और ये जो सेल की खोज थी, ये सेल था आपका डेड सेल। कैसा सेल था? डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर सेल की टर्म को उन्होंने लॉन्च किया था, क्वाइन किया था, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। स्टूडेंट, पीएमटी का क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया। ये बुक है जो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी, उसमें टर्म लॉन्च की थी सेल की। माइक्रोग्राफिया इज रिटन बाय द रॉबर्ट हुक एंड क्वाइन द टर्म इज ए सेल। डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ये जो सेल जो आपका बारक से था, ये डेड सेल था। ओके स्टूडेंट, तो रॉबर्ट हुक का मेन कंट्रीब्यूशन है। और सबसे ज़्यादा रोल हम बताएं तो हम जैसे माइक्रोस्कोप की सहायता से ही आपका बायोलॉजिकल वर्ड बना है। हम सेल को वैसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप की स्टडी से ही बायोलॉजी के अंदर रिवोल्यूशन, क्रांति आई है हमारी। तो ये हम नोट्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये आप नोट कर लें। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम है एंटोन वॉन लीवन हुक। एंटोन वॉन लीवन हुक
ये एक साइंटिस्ट था जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। देखिए, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल की एंटोन वॉन हुक ने। और यहाँ से हमें एक एनिमल सेल का या एनिमल का एक क्लू मिल गया कि एनिमल के अंदर लिविंग सेल पाए जाते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक लिविंग सेल पाए जाते हैं। एनिमल क्लू हमें मिल जाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें आपके लिविंग सेल पाए जाते हैं। जस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल एंड इट इज कॉल्ड द एनिमल क्लू। ये जो सेल है एनिमल क्लू हमें यहाँ पर मिल जाता है। लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था एंटोन वॉन लीवनहुक ने। ठीक है, सेल बायोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कैसे वो काम करता है। मैंने बता दिया मसल सेल का क्या काम है। मसल सेल फोर्स पैदा करते हैं जिससे हम चलते हैं, एक बार सिकुड़ती है एक बार फैलती हैं। रिप्रोडक्शन, एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर 3 साइंटिस्ट आते हैं, उनका कंबाइंड प्रोजेक्ट है ये। 3 साइंटिस्टों के नाम हैं सचवेन, सचलिडन और विर्चोव्स। तीनों ने फॉर्मुलेटेड की थी सेल थ्योरी। तीनों ने मिलके बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं, सेल के प्रोडक्ट हैं। और दूसरा पॉइंट ये बताया था कि पुराने सेल से नए सेल का विकास हुआ है। पुराने सेल से नए सेल का विकास हुआ है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल थ्योरी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। +1 बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजी सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर बनना है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अभी कोविड-19 के केस में भी देख लिया होगा कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस चीज़ की वैल्यू रहती है मार्केट के अंदर। तो डॉक्टर की आज भी हमारे पास एज ए गॉड के इक्वल दर्जा दिया गया है। सोशल एस्पेक्ट ज़्यादा है, तो थोड़ा समझे मेडिकल की तरफ आप मतलब इसके बारे में किसी अपने पेरेंट्स से, किसी टीचर से या फिर किसी मतलब अपने जो सीनियर सिटीजन हैं, डॉक्टर है, कोई उसी से सलाह ले। +1 का जो टाइम होता है वो क्रिटिकल टाइम होता है। काफ़ी पैरामेडिकल कोर्स भी रहते हैं मेडिकल साइड के अंदर, उनके बारे में भी सोचें। सेफ रहोगे बेटर रहोगे। ओके, सेल थ्योरी क्या है बेटा? पहले तो उन साइंटिस्ट का नाम बताते हैं हमें, सचवेन और सचलिडन्स। क्या नाम है? विर्चोव्स। अगेन रिपीटेड, 3 साइंटिस्ट आए हमारे, सचवेन, सचलिडन और तीसरा जो साइंटिस्ट था उसका नाम है विर्चोव। क्या नाम है उसका? नाम है विर्चोव। तीन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलके एक सेल थ्योरी बनाई थी। सचवेन, सचलिडन और आपका तीसरा साइंटिस्ट है विर्चोव्स। इन्होंने क्या बताया था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ए सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ ए सेल। देखिए लिखते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ए सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ ए सेल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ ए सेल। सेल का प्रोडक्ट टिश्यू होता है, सेल का प्रोडक्ट ऑर्गन होता है। तो सभी में यदि एनिमल की बात करेंगे तो सेल लेवल पे होगा, टिश्यू लेवल मिल जाएगा या ऑर्गन मिल जाएगा, सिस्टम मिल जाएगा। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ए सेल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस सेल के बने होते हैं, सेल के प्रोडक्ट है। दूसरा जो पॉइंट बताया है वो बता रखा है कि ऑल द सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो आपका सेल मार्केट में है, ओल्ड सेल है, उससे आपका पुराने सेल से नए सेल का विकास हुआ है। एंड द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब बनता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसको लैंग्वेज में बोलते हैं, एनसीईआरटी लाइन है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये है कि सेल डिवाइड होता है और पुराने सेल से नए सेल का जन्म होता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके,
तो ये हमारी है सेल थ्योरी जो सचवन, सचलिडन्स और विर्चोफ ने फॉर्मुलेटेड की थी, प्रपोज की थी, बनाया था। टुगेदर फॉर्मुलेटेड एंड सेल थ्योरी। विर्चोफ ने ये बता दिया कि पुराने सेल से नए सेल का विकास हुआ है। तो अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल हैं सेल थ्योरी के, तो वो नोट किया जाए बेटा। वायरस जो है, आजकल भी वायरस चल रहा है कोविड वाला, वायरस जो है वो सेल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानता, लैक द सेल ऑर्गेनाइजेशंस, सेल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानता, लैक द सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वायरस जो है बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है, और बॉडी के अंदर है तो लिविंग है। कुछ एक्सेप्शनल और भी है। सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे लंबी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी लेक्चर के अंदर। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा इसके अंदर। सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो हमारी है नर्व सेल। क्या स्टूडेंट है? नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है वो है हमारी नर्व सेल। ओके, नर्व सेल। ओके, ये हमारा हो गया। दूसरा सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटे ये भी, वो है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म ये आपका बगैर ऑक्सीजन रह सकती है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इसमें लैक ऑफ ए सेल वॉल, लैक ऑफ ए सेल वॉल, सेल वॉल नहीं पाई जाती, ऑक्सीजन के बगैर भी रह जाती है माइकोप्लाज्मा। सबसे लॉन्गेस्ट सेल आपकी है नर्व सेल। तीसरा एक्सेप्शनल आपका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल है वो आपकी ऑस्ट्रिच एग। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो एक ही सेल होता है, एक ही सेल होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो एग होता है जिसको हम यूज भी करते हैं रूटीन में, वो एक ही सेल होता है, उसको हम देख सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे सेल जो होते हैं बॉडी वाले उनको नहीं देख सकते, उनको एक एग जो आपका एक सिंगल सेल का एग्जांपल है। मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, ये लार्जेस्ट सेल है, ये सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा, और ये आपका नर्व सेल है। इसके बाद में सेल को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोटिक सेल और आपका यूकैरियोटिक सेल। सेल को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। सेल दो टाइप का हो गया बेटा यहाँ से, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जो आपका टॉपिक है। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब जैसे पुराने टाइम से है वो चीज़। कार्योन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कार्योन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस है पुराने टाइम से है, पाया जाता है, प्राचीन समय से पाया जाता है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं पहले प्रोकैरियोटिक सेल, नाम से इंडिकेटेड है, जिसमें परमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, परमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका मतलब बनता है कार्योन का मतलब न्यूक्लियस, प्रो का मतलब परमिटिव, प्राचीन न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं। दूसरा ये बता रखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल हमें डिफाइन नहीं कर सकते, वो अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल है वो आपका है बैक्टीरिया। क्या है बेटा? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ये एग्जाम्पल है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस is present. No well defined nucleus is a present. Defined nucleus is present. इसमें न्यूक्लियस जो आपका डिफाइन नहीं है, प्रॉपर दिखाई नहीं देता, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है। मैं प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल लिख देता हूँ। बैक्टीरिया क्या एग्जाम्पल है? सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO। ये आपके
कॉमन एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइन नहीं होता, छोटा साइज होता है बैक्टीरिया का। आप ये भी समझ सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है, यूकैरियोटिक का बड़ा होता है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और आपका माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेम्ब्रेन से जो जुड़े हुए ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है आपस में जुड़े हुए, जिनके फंक्शन आपके एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी होगा, जिनका फंक्शन आपका इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, ये आपके एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड ईआर आर एब्सेंट। तो क्या क्या बताया मैंने? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उसका कंपोनेंट होगा सेल के अंदर जो पाया जाता है। ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ये पॉइंट नोट कर ले आप। मेम्ब्रेन से जुड़े हुए जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये नहीं पाए जाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप ये याद रखें कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। ओके, इसके अंदर न्यूक्लियस आपको क्लियर कट दिखाई नहीं देता, साफ दिखाई नहीं देता। ओके, और मैंने बता दिया कि इसमें मेम्ब्रेन से जुड़े हुए ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाते। अब इसके अपोजिट में जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, सारे की सारी बातें सेम पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसके अपोजिट हो जाएगा आपका सारा का सारा मटेरियल। यूकैरियोटिक में परमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, ट्रू न्यूक्लियस हमें दिखाई, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें मेम्ब्रेन से जुड़े हुए ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है जैसे मेम्ब्रेन से इंटरकनेक्टेड जो ऑर्गेनल्स हैं वो पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, नोट वहां से कर ले, न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, इसमें ट्रू न्यूक्लियस, प्रो का मतलब, यू का मतलब होता है यूकार्योन्स, यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। इसका मीनिंग क्या बन गया बेटा? ट्रू न्यूक्लियस। वहां पर मीनिंग बन गया परमिटिव न्यूक्लियस। क्या बन गया? परमिटिव न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन से जुड़े हुए ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, वो सिंपल मैंने बता दिया। अगला पॉइंट इसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंगी, प्रोटिस्टा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका प्लांट सेल है, ठीक है, आपका एनिमल सेल है। हम देखते हैं जो हम 6 साइंस से पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में पाया जाता है, वेल डिफाइन है। क्या बेटा? वेल डिफाइन है। स्फेरिकल बॉडी होता है, सेंटर में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल हम डिफाइन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है प्लांट सेल, एनिमल सेल और आपका फंगस। क्या होता है? मैंने फंगस, ये आपका जब प्रोटिस्टा, ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएगा। तो इसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल इन्वोलप्स का होता है और यूकैरियोटिक सेल आपका डबल इन्वोलप्स का होता है। और हम और भी ऐड कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो आपका छोटा साइज का होता है, स्मॉल साइज का, और यूकैरियोटिक सेल बड़ा साइज का होता है। हम यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, प्लांट हम यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद में लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही करवाएंगे, कल करवाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपका सेल वॉल। क्या करवाएंगे? सेल वॉल। अब हमारा आ जाता है सेल वॉल। अगला टॉपिक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कल करवाएंगे, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल देखिए क्या है, इसके बारे में ये बता रखा है कि जो प्लांट के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। एनिमल के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती।
थोड़ा बता देता हूँ पहले। इसमें सेल वॉल जो होती है वो आपका नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग रिजिड पार्ट होता है, जो कि किसी भी प्लांट को शेप प्रदान करता है, कम्युनिकेशन में मदद करता है, आपस में कम्युनिकेशन में प्रोटेक्शन के काम आता है सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन की बनी होती है। दो सेलों के बीच के अंदर क्या पाया जाता है वो स्टडी करेंगे। लिग्निफिकेशन, प्लाज्मो डस्ट बेटा क्या होता है, मिडल लैमिना क्या है, वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो सेल वॉल जो है वो दैट इज ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल। सबसे पहला पॉइंट यही आएगा, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल। ये नॉन लिविंग पार्ट है। फाउंड इन ए, कहाँ पाया जाता है बेटे? फाउंड इन ए प्लांट सेल। मैंने बताया था कि एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता। जो सेल वॉल जो हमने पहला कंपोनेंट लिया है सेल के अंदर से, पहला कंपोनेंट सेल वॉल को डिफाइन किया है, वो सेल वॉल जो है बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टिन का। ठीक है, ये आपका अलग अलग सेल वॉल जो है, अलग अलग कंपोनेंट उसमें मिलेंगे, अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। आगे इन्होंने ये बता दिया, अकॉर्डिंग टू आपका एनसीईआरटी, सेल वॉल को उन्हें डिवाइड कर दिया। सेल वॉल 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, ये हो गया बेटा प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा हो गया सेकेंडरी सेल वॉल। सेल वॉल को डिफाइन कर दिया, ये हो गया हमारा टर्सरी सेल वॉल। सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। सेल वॉल जो है सेल का नॉन लिविंग पार्ट है, एनिमल सेल में पाया जाता है। सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का, पेक्टिन का बना होता है। सेल वॉल को 3 भागों में क्लासिफाई कर दिया। प्राइमरी सेल वॉल, जब आपका प्लांट यंग होता है उस समय हमारी प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। कुछ टाइम के बाद में वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में उसके अंदर बन जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल से आपका बन जाता है टर्सरी सेल वॉल। ओके, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है इसके बारे में हमने बता रखा है कि दैट इज ए आउटर मोस्ट डिमनिस एज द सेल मैच्योर, यानी कि बाहर की लेयर होती है जब सेल मैच्योर हो जाता है तो ये ख़त्म हो जाता है। यानी कि सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल इज ए, यंग प्लांट सेल के जो सेल वॉल होगी, प्राइमरी सेल वॉल होगी, दैट इज ए कैपेबल ऑफ ए ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल से हमें ग्रोथ मिलती है। क्या मिलती है? ग्रोथ। इसके बाद में ये ख़त्म हो जाता है और सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। आउटर मोस्ट होता है, इट इज आउटर मोस्ट डिमिनिश्ड एज द सेल मैच्योर। आउटर मोस्ट, या लिख देते हैं यहाँ पर आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट बाहर की तरफ पाया जाता है। इट डिमिनिश, खत्म हो जाता है एज द सेल मैच्योर। सेल जब आपका मैच्योर हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, डिमिनिश हो जाता है। ठीक है, ख़त्म हो जाता है। दूसरा बता रखा है सेकेंडरी सेल वॉल, ये रिजिड होता है, थिक होता है, थिक होता है, रिजिड होता है और मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता। पॉइंट टू बी नोटेड है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है मेरिस्टम सेल के अंदर नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल का नेचर बता दिया है, ये रिजिड है, मजबूत है, ये थिक है, रिजिड है, आपका थिक है। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, जो उनकी लंबी हाइट के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें नहीं पाया जाता। और टर्सरी सेल वॉल लिख लीजिए, टर्सरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है ट्रैकिड्स के अंदर, ट्रैकिड्स ऑफ ए जिम्नोस्पर्म्स। नोट कर लीजिए, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है उनके अंदर ट्रैकिड्स पाया जाता है, जाइलम टिश्यू का पार्ट है, उसके अंदर आपका टर्सरी सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, टर्सरी सेल वॉल पाया जाता है। कुछ सेल वॉल के बारे में मैं आपको कुछ फंक्शन बताता हूँ, ध्यान से नोट करना बेटा। ए फंक्शन ऑफ ए सेल वॉल,
ए फंक्शन ऑफ ए सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन, पहला फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड द शेप, किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड करता है। भाई आपका सेल वॉल यदि बाहर से गोल है तो सर्कुलर शेप हो जाएगी, बाहर से रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल वॉल गिव द शेप टू द सेल, शेप टू द सेल। सेल वॉल जो है शेप देती है। सेल वॉल जो होती है, जैसे कि हमारा ये सेल है और ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, सेल वॉल। तो ये प्रोटेक्शन करती है बेटा इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो हम ये कह सकते हैं प्रोटेक्शन मिलती है किसको, प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू द शॉर्ट में लिखते हैं टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना प्रोटेक्शन देती है। मैंने बताया था कम्युनिकेशन, एक सेल में दूसरे सेल के अंदर कम्युनिकेट होता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन होती है। अनडिजायरेबल जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए बैरियर का काम करती है। हेल्प इन ए सेल टू सेल इंटरेक्शन, हेल्प इन ए सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये काम है उसके इंट्रैक्शन में। एक सेल से दूसरे सेल में इंट्रैक्शन हो रहा है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई फंगी आ गई, कोई वायरस आ गया, तो सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करेगी। क्या करेगी? उसको प्रोटेक्ट करेगी। अनडिजायरेबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जैसे कि बैक्टीरिया होता हो, तो उसको नहीं आने देगी। तो ये इसके फंक्शन है। सेल वॉल किसी सेल को शेप देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और कम्युनिकेशन में मदद करती है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में मदद करती है। आगे इन्होंने बता रखा है यहाँ पर कि दो सेलों के बीच में, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट है, अब दो चार बातें आएंगी जो सेल वॉल से रिलेटेड हैं। दो सेल वॉल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, देखिए ये एक सेल हमारा ये हो गया, दूसरा सेल हमारा ये हो गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है, जोड़ने वाला मटेरियल पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मिडल लैमिना। क्या बोलते हैं इसे हम? मिडल लैमिना। मिडल लैमिना को हम कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं मिडल लैमिना, मिडल लैमिना के नाम से जानते हैं। ये एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो दो सेलों को जोड़ के रखता है। सीमेंटिंग मटेरियल्स, सीमेंटिंग मटेरियल्स, हम ये कह सकते हैं कि दो सेल वॉल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है जिसे मिडल लैमिना कहते हैं। और केमिकली मिडल लैमिना को हम कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के नाम से जानते हैं। ओके, मिडल लैमिना को पैक्टेट के नाम से जानते हैं। अगला इसी के अंदर है लिग्निफिकेशन। क्या बताया मैंने? लिग्निफिकेशन। सेल वॉल के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव जमा हो जाता है जिसमें आपका पानी नहीं आ पाता उस सेल के अंदर, उस सेल की हमारी डेथ हो जाती है। एक टर्म आती है बेटा, ये मिडल लैमिना के बारे में बता दिया मैंने। एक आता है लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन एक कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है लिग्निन, वो सेल वॉल के अंदर जमा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव, कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव सेल के अंदर जमा हो जाता है। कोई भी सेल है उसमें मान लो यहाँ पर बाउंड्री में जमा हो जाता है, जिसके अंदर सेल के अंदर पानी नहीं आ पाता, वाटर नहीं आ पाता, जिसके कारण इस सेल की डेथ हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं लिग्निफिकेशंस। ये हम कह सकते हैं लिग्निन इज ए डेरिवेटिव ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट डिपोज इन द सेल वॉल ऑफ ए स्क्लेरकाइमा टिश्यू बेटा, वेसल एंड ट्रैकिड्स। कहाँ कहाँ जमा होता है? स्क्लेरकाइमा में जमा होता है। लिग्निन नाम बेटा उसका, क्या नाम है? लिग्निन। लिग्निन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सेल वॉल के अंदर जमा हो जाता है, जिसमें पानी नहीं आ पाता, सेल की डेथ हो जाती है। लिग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कौन सा सेल है? सेल वॉल, स्केलर काइमा, वेसल्स और ट्रैकिड्स। वेसल, ट्रैकिड जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स, ये आप नोट कर लें। लिग्निन जो जमा कहाँ होता है? आपका वेसल के अंदर, वेसल के अंदर जमा होता है, ट्रैकिड्स के अंदर जमा होता है, स्केलर काइमा के अंदर जगह जमा होता है। तो ये हमारा ये है, स्केलर काइमा में जमा होता है, इनमें जमा हो जाता है। ठीक है, एक बता रखे हैं यहाँ पर प्लाज्मोडेस्टेमेटा। प्लाज्मोडेस्टेमेटा जो है, स्टार बर्जर ने इसकी डिस्कवरी की थी, प्रपोज किया था। और ये दो सेलों के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। देखिए, इस सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पाया जाता है, इस सेल के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है। दोनों का कनेक्शन, आपस में मैसेज ट्रांसफर होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्टेमेटा। प्लाज्मोडेस्टेमेटा की डिस्कवरी स्टार बर्जर ने की थी। राइट डाउन, ठीक है। ये नोट्स में PDF फाइल में आपका ऑलरेडी आपके पास है, तो ध्यान से सुनिए एक बार सेल वॉल के बारे के अंदर। देखिए, सेल वॉल दैट इज ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल्स, प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है आपकी सेलोज की, हेमीसेलोज की, पैक्टिन की बनी होती है। 3 प्रकार से क्लासीफाई किया है: प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके बाद में ये खत्म हो जाती है जैसे सेल मैच्योर होता है। सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ पाया जाता है, ठीक है, और इसके बाद में आपकी टर्शियरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। मैंने आपके 2 टर्म बताई, मिडिल लैमिना क्या होता है, मिडिल लैमिना के बारे में बताया, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का ये आपका बना होता है केमिकली, ठीक है। ओके, इस लेक्चर को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच। ये पहला लेक्चर सेल के लिए।